क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। एक्स लिमिटेड है, इनके पास ब्लॉक है एक, जिस पर ये 15% के हिसाब से लगाते हैं डेप्रीशिएशन, और इसकी WDV साल के शुरू में है 40 लाख। इन्होंने एक और मशीन खरीदी है 14,40,000 की 1 नवंबर को। 180 डेज से कम हो गया तो 50% डेप्रीशिएशन लगेगा। उसी दिन इन्होंने यूज करना शुरू कर दिया तो डेप्रीशिएशन लग जाएगा। इनका अमलगमेशन हुआ है डी लिमिटेड से 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी से इनको डी लिमिटेड को मिलेगा डेप्रीशिएशन, और 1 जनवरी से पहले एक्स लिमिटेड को मिलेगा। हमें बताना है कितना एक्स और कितना डी को मिलेगा। सबसे पहले तो हम लिखते हैं ओपनिंग WDV 40 लाख प्लस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ असेट acquired during the year related to this block, और ये है 14,40,000। तो हमारे पास आ गया 54,40,000। इसमें से लेस करते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑफ असेट सोल्ड रिगार्डेड डिस्कार्डेड, ये सब लेस कर देते हैं। जो भी एसेट बेची है तो बेची कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास 54,40,000 आ गया। इसके ऊपर डेप्रीशिएशन लगाना है, लेकिन जो हमारी 14,40,000 की असेट है इसके ऊपर 50% लगेगा हाफ ईयर का, और जो बची हुई असेट है 40 लाख, इसके ऊपर पूरा का पूरा 15% लगेगा। तो 14,40,000 इंटू 7.5% कर दिया मैंने, 1,08,000, तो ये आ गया। और 40 लाख पर 15% 6 लाख ये आ गया। ठीक है, अब इसके ऊपर जो डेप्रीशिएशन आया है, इस डेप्रीशिएशन को अब हमें डिवाइड करना है एक्स लिमिटेड और डी लिमिटेड में। ठीक है, अब जो डेप्रीशिएशन होता है वो डिवाइड होता है दोनों कंपनी में नंबर ऑफ डेज के हिसाब से, कितना कितना यूज किया। तो सबसे पहले हम पता लगाते हैं कि 1 जनवरी के से कितने दिन है हो गए डी लिमिटेड में अमलगमेशन हुए। तो जनवरी के 31, फेब के 28 और मार्च के 31। अब अगर हमारा लीप ईयर है तो 91 डेज हो जाएंगे, और नॉर्मल ईयर है तो 90 डेज हो जाएंगे। वो आप अपने ईयर के हिसाब से चेक कर लेना। ठीक है, जनवरी, फेब एंड मार्च, तो 90 डेज है नॉर्मल ईयर में। अगर आपका ईयर लीप ईयर होगा, क्योंकि मैं तो एक जनरल बता रहा हूँ, ये किसी पर्टिकुलर ईयर के हिसाब से नहीं बता रहा। और इसमें जो हमारे पास ये दो असेट्स हैं, तो ये जो फर्स्ट डे से है उसमें तो हमारे 365 डेज में से 275 डेज यहाँ पर आ जाएंगे। ये 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक है। ठीक है, 90 डेज। अब यहाँ पर हमारे पास जो ओरिजिनल मशीन है उस पर तो पूरा साल है, तो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। लेकिन जो हमने 1 नवंबर को खरीदी है, तो यहाँ पर नवंबर और दिसंबर के हमारे डेज आएंगे 30 + 31, तो यहाँ 61 डेज आएंगे। तो अब इस हिसाब से हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डेप्रीशिएशन। तो एक्स में सबसे पहले हम बात करते हैं 1,08,000 को डिवाइड करते हैं एक्स और डी में। तो 1,08,000 इंटू 61 डिवाइड बाय 61 + 90, 1,08,000 इंटू 90 डिवाइड बाय 61 + 90। तो ये काम हमने करा 1,08,000 के डेप्रीशिएशन का, और 6 लाख के डेप्रीशिएशन को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 275 और 90 के रेशो में।
ये आ जाएगा 6 लाख इंटू 275 डिवाइड बाई 365, आ जाएगा 90/360। तो ये अमाउंट कितनी आ गई चेक कर लें। 1,08,000 को डिवाइड करना है हमने 61 के रेशो में, ये आ रहा है 43,629, 64,371। 6 लाख को डिवाइड करते हैं 275, 4,52,055 और 1,47,945। तो x के हिस्से में टोटल डेप्रीशिएशन आएगा 43,629 प्लस 4,52,055 और d के हिस्से में आएगा 64,371 प्लस 147,945। तो टोटल मिलाकर x को मिलेगा डेप्रीशिएशन 495,684, 64,371 प्लस 47,940, 2,12,316। टोटल चेक कर लेता हूँ 7,08,000। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। हमें जो टोटल डेप्रीशिएशन पहले बिना किसी बात को सोचे हुए निकालना है, अमलगमीशन के नॉर्मल डेप्रीशिएशन निकाला जो 7,08,000 आ गया। अब हम देखेंगे कोई भी एसेट है, अगर एक से ज़्यादा एसेट है और उस पर अलग अलग रेट जैसे 50%, 100% लग रहा, अगर एक ही होता 100% सब पे लग रहा होता तो मैं 275 और 90 डेज के रेशो में डिवाइड कर देता। अब यहाँ पर बीच में एक साल के बीच में कोई एसेट खरीदे और उस पर आधा डेप्रीशिएशन लग रहा था, तो इसलिए मैंने डेज के रेशो में कर दिया। अगर कोई और भी एसेट खरीद रहे होते और उस पर चाहे पूरा भी लग रहा होता, हाँ कोई नई एसेट खरीदते तो हम उसकी दिन से, जिस दिन से हम यूज करें तब से लगाते, तो डेज का हिसाब हमें लगाना पड़ेगा। देखिए हमने अभी तक ये पढ़ा है कि डेप्रीशिएशन WDV मेथड से लगता है। अगर हम बात करें किस चीज की, इनकम टैक्स में, तो इनकम टैक्स में जो डेप्रीशिएशन होता है वो कैसे लगता है, WDV मेथड से। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में डेप्रीशिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से भी लगता है, तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं। उसके अंदर एक बैलेंसिंग चार्ज होता है, टर्मिनल डेप्रीशिएशन होता है। तो ये क्या होता है इसे समझते हैं। Depreciation in case of power generating units. A power generating units shall have the option to claim depreciation either on the basis of straight line method or WDV, and any option taken cannot be changed subsequently. तो इनके पास एक ऑप्शन है, ये चाहे तो अभी तक हमने जो सेक्शन 32 पढ़ा है WDV मेथड से, ब्लॉक ऑफ असेट से, उसके हिसाब से डेप्रीशिएशन लगाए, या ये चाहे तो स्ट्रेट लाइन मेथड का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार कोई भी ऑप्शन चूज कर लिया तो उसे फिर चेंज नहीं कर पाएंगे। If the assessee has claimed depreciation on WDV basis, depreciation shall be allowed on the basis of block of asset, and if depreciation is claimed on SLM, depreciation shall be computed on the basis of individual asset. However, concept of 180 days shall be applicable. तो ये कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से लगा रहे हैं तो जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड काम करता है, अलग अलग एसेट के हिसाब से नॉर्मल चलेगा, वहां पर ब्लॉक सिस्टम नहीं चलेगा। और इनकम टैक्स ने स्ट्रेट लाइन मेथड के अलग डेप्रिसिएशन के रेट दे रखे हैं, वो बहुत सारे हैं, बहुत अजीबो गरीब भी हैं, तो आप उसको याद रखने की कोशिश नहीं करें, ना देखें। अगर एग्जाम में कुछ भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको डेप्रिसिएशन का रेट क्वेश्चन में दे रखा होगा। ठीक है, तो इसमें मेनली बात है कि जो ट्रीटमेंट होगा सेल के समय क्या होगा। डेप्रिसिएशन तो नॉर्मल लगाना है स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से, लेकिन जब आप बेचेंगे तो उसमें प्रॉफिट लॉस होगा ना, तो प्रॉफिट लॉस कैसे निकाला जाए, इसको भी नॉर्मल तरीके से नहीं निकालेंगे जैसे हम अकाउंटिंग में करते हैं, यहाँ पर भी थोड़ा सा डिफरेंस है। तो क्या है वो देखते हैं। जब हम सेल ऑफ एसेट करेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे।
फर्स्ट हमारा टर्म यूज आ रहा है टर्मिनल डेप्रिसिएशन। तो ये क्या होता है टर्मिनल डेप्रिसिएशन? इफ द एसेट इज सोल्ड, एनी लॉस ऑन देयर सेल शैल बी कंसीडर्ड एज ए टर्मिनल डेप्रिसिएशन एंड शैल बी अलाउड टू बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट। देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है उसे समझते हैं। कॉन्सेप्ट ये है, सपोज हमारी कोई एसेट है जिसकी कॉस्ट थी 10,000, कुछ सालों में डेप्रिसिएशन लगते लगते इसकी WDV हो गई सपोज 6,000। आज की डेट में इसको सेल किया गया सपोज 5,000। तो हम अकाउंटिंग में इसे बोलते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है। इनकम टैक्स में क्या बोला गया इसको? टर्मिनल डेप्रिसिएशन। टर्मिनल वर्ड यूज होता है एट द एंड, जब हम लास्ट में उसको यूज करते हैं। कोई जैसे एसेट है उसका लास्ट ईयर है, लास्ट टाइम है, तो उसे हम टर्मिनल यूज करते हैं। तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन का मतलब जब एसेट का यूज खत्म हो गया तो उस समय हमने जो डेप्रिसिएशन लगाया। ये सोच यहाँ पर ये है कि आपने 10,000 से लेकर उसको 6,000 तक WDV पर लाए, उसकी अभी तक की लाइफ में आपने 4,000 का डेप्रिसिएशन लगाया, बट इट वॉज इनसफिशियंट, वो सही नहीं था। क्योंकि अगर आपको सही सही आपने डेप्रिसिएशन लगाया होता तो आज की डेट में हमारी एसेट की WDV 5,000 होनी चाहिए थी, लेकिन है 6,000। इसका मतलब आपने अभी तक 1,000 का डेप्रिसिएशन कम लगा रखा है। तो PGPP ये चैप्टर ये कहता है कि आप 1,000 रुपए को लॉस ना बोलिए, इस 1,000 रुपए को आप बोलिए टर्मिनल डेप्रिसिएशन। ये लॉस नहीं है, ये असल में वो डेप्रिसिएशन है जो आपने अभी तक नहीं लगाया, तो आप इसको लगा दीजिए। ये लॉस नहीं बोल करके इसे हम क्या बोल रहे हैं? टर्मिनल डेप्रिसिएशन। क्योंकि अगर हमने इसे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट बोल दिया तो ये कैपिटल गेन के चैप्टर में हम पहुंच जाएंगे। तो इन्होंने कहा इसी चैप्टर में रहिए, तो हमने इसी चैप्टर में रोकने के लिए बोला ये बिजनेस का लॉस है, बिजनेस का एक्सपेंस है, ना कि कैपिटल गेन में लॉस है। तो इसको यहीं पर लॉस दिखाइए, इसलिए इसका नाम रखा गया टर्मिनल डेप्रिसिएशन। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं दूसरा टर्म जो यूज होता है जिसका नाम है बैलेंसिंग चार्ज। तो ये क्या है? बैलेंसिंग चार्ज। If any asset has been sold or destroyed and depreciation was claimed on SLM basis, any profit on sale shall be considered to be income under the PGBP अगर वो डेप्रिसिएशन के इक्वल है जो अभी तक डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सपोज जो मैंने अभी अभी बताया था आपको, इसी में मैं थोड़ा सा चेंजेस करता हूं। कॉस्ट है 10,000, WDV है 6,000, सेलिंग प्राइस है 7,000। तो नॉर्मल अकाउंटिंग में हम इसे कहते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट 1,000 रुपीज। लेकिन अगर हम इसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट बोलेंगे तो हम कैपिटल गेन के चैप्टर में पहुंच जाएंगे। इसे दूसरे तरीके से सोचिए, इसका मतलब यह है कि हमने डेप्रिसिएशन ज्यादा लगा दिया। भाई हमने इसको WDV 6,000 है, बिक रही है एसेट, सेलिंग प्राइस है 7,000। इसका मतलब अगर आपने डेप्रिसिएशन 1,000 रुपए कम लगाया होता तो इसका सेलिंग प्राइस का इक्वल WDV होता। डेप्रिसिएशन हमने 1,000 एक्स्ट्रा लगा दिया। और डेप्रिसिएशन कहां लगाया है? आपने PGBP के चैप्टर में, P&L अकाउंट में डेप्रिसिएशन पिछले सालों में लगाया है। तो जब PGBP में एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगाया तो रिवर्सल भी PGBP के चैप्टर में होना चाहिए। तो ये बात सोचते हुए इन्होंने कहा कि ये 1,000 रुपीज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट नहीं है, ये बिजनेस की ही इनकम में आएगा। तो इसका नाम रखा गया क्या? बैलेंसिंग चार्ज। और ये बैलेंसिंग चार्ज बिजनेस की इनकम मानी जाएगी। देखिए क्या लिखा है, इफ द अमाउंट इज रिसीव्ड आफ्टर क्लोजिंग डाउन ऑफ द बिजनेस स्टिल इट विल बी कंसिडर्ड एज ए बिजनेस इनकम। ठीक है, चाहे बिजनेस आपका बंद हो गया तो भी इसे बिजनेस का ही इनकम माना जाएगा। द एक्सेस ओवर इट शैल बी टैक्सेबल एज ए कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 50A। अब यहां पर ये बोला गया है कि सपोज यहां पर सेलिंग प्राइस 11,000 हो, तो आप 4 देखो आपने अभी तक डेप्रिसिएशन कितना लगाया है इस पर? 4,000।
भाई आपकी 10,000 की कॉस्ट थी और इस 10,000 की कॉस्ट का WDV कितना है 6, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अभी तक का 4,000 है। तो आप बिजनेस में अभी तक का 4,000 का खर्चा डाल चुके हो जब से एसेट को यूज करना शुरू किया, तो बैलेंसिंग चार्ज रिवर्सल 4,000 से ज्यादा कैसे हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि आप सेलिंग प्राइस 11 है, तो देखो कायदे से प्रॉफिट जो हुआ है वो तो 5,000 का हुआ है, ये तो हमें पता चल रहा है। 6,000 की WDV है, 11,000 में सेल किया तो 5,000 का प्रॉफिट है, ये तो हमें पता चल रहा है। अभी तक हम अकाउंटिंग में इस प्रॉफिट को प्रॉफिट ही बोलते हैं एसेट पर, लेकिन यहां पर इन्होंने कहा हम बैलेंसिंग चार्ज बोलेंगे जैसा हमने पहले दिया था। तो बैलेंसिंग चार्ज कितना होता है, ये कह रहे हैं बैलेंसिंग चार्ज हो सकता है ज्यादा से ज्यादा जितना डेप्रिसिएशन लगाया था आपने, तो टू द एक्सटेंट ऑफ 4,000, मैक्सिमम ये कितना हो सकता है 4,000, और उसके ऊपर जो बिका, अब आपकी कोई 10,000 की एसेट खरीदी और 11 मिला तो ये तो प्रॉफिट हो गया ना, कैपिटल गेन हो गया। तो बाकी का सेलिंग प्राइस अबव कॉस्ट विल बी कैपिटल गेन, सेक्शन 58। डेप्रिशिएबल एसेट पे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होता है। तो यहां पर ये बोला कि हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया आपको कैपिटल गेन के चैप्टर में जाना पड़ेगा, और बैलेंसिंग चार्ज मैक्सिमम कितना हो सकता है जितना अभी तक आपको डेप्रिसिएशन अलाउ है। मतलब अगर आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट से कम है और प्रॉफिट हो रहा है तो सारा का सारा बैलेंसिंग चार्ज, कॉस्ट से ज्यादा है तो अप टू द कॉस्ट बैलेंसिंग चार्ज, उसके ऊपर का। अब मैं इसे एक और मेथड से शो करके दिखाता हूं, समझाता हूं आपको। सपोज आपकी कॉस्ट है, जैसे हमने बोला 10,000, इसमें से डेप्रिसिएशन लगाते लगाते WDV आ गई 6,000, ठीक है। इन केस आपका सेलिंग प्राइस WDV से कम है तो उसको क्या नाम दिया हमने, टर्मिनल डेप्रिसिएशन, ये इस एरिया में आएगा। फिर हमने बैलेंसिंग चार्ज बोला अगर सेलिंग प्राइस WDV से ज्यादा है लेकिन कॉस्ट से कम है, तो इस एरिया में जो होगा ये होगा बैलेंसिंग चार्ज। और अगर सेलिंग प्राइस इससे कॉस्ट से ऊपर है तो ये कैपिटल गेन होगा। तो कैपिटल गेन होगा जितना सेलिंग प्राइस कॉस्ट से ऊपर है, तो कैपिटल गेन कितना होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, ठीक है। और बैलेंसिंग चार्ज कितना होगा, इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट एंड मोर देन WDV, सेलिंग प्राइस इज मोर देन WDV बट लेस देन कॉस्ट प्राइस, है ना। तो हम क्या कहेंगे, बैलेंसिंग चार्ज सीधा सीधा क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस WDV। अभी मैं एग्जांपल लेकर सब बता दूंगा। और कहीं कहीं अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट से भी ज्यादा हो गया तो पूरा का पूरा ये वाला हिस्सा कॉस्ट और WDV का डिफरेंस बैलेंसिंग चार्ज हो जाएगा। तो बैलेंसिंग चार्ज कितना आ जाएगा, कॉस्ट माइनस WDV पूरा आ जाएगा। अभी हम एक एक एग्जांपल से समझेंगे। और टर्मिनल डेप्रिसिएशन कैसे आएगा, टर्मिनल डेप्रिसिएशन हमें पता WDV ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो लॉस जो हो गया वो हमारा WDV आ जाएगा। मैं एक एक करके सबका एग्जाम्पल आपको बताता हूं। सबसे पहले एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं 1 टर्मिनल डेप्रिसिएशन का। मान लिया कॉस्ट है 10,000, WDV 6,000, सेलिंग प्राइस शुड बी लेस देन WDV अगर टर्मिनल डेप्रिसिएशन होना है तो मान लिया सेलिंग प्राइस है 5,000, तो यहां पर टर्मिनल डेप्रिसिएशन होगा 1,000, दैट इज लॉस ऑन सेल जो हम नॉर्मल अकाउंटिंग में बोलते हैं, और ये एक्सपेंस माना जाएगा PGPP के चैप्टर में। अब मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल नंबर 2।
अगर हमारा सेलिंग प्राइस WDV से ज्यादा है लेकिन कॉस्ट से कम है। तो कॉस्ट है हमारी 10,000, WDV है हमारी 6,000, सेलिंग प्राइस है 7,000। तो 7,000 सेलिंग प्राइस WDV और कॉस्ट के बीच में है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो बैलेंसिंग चार्ज होगा वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस WDV, जो मैंने यहाँ लिखा है 7,000 माइनस 6,000। तो 1,000 मेरा बैलेंसिंग चार्ज मतलब इनकम हो जाएगा अंडर द हेड PGPP। जो पहले डेप्रिसिएशन हम लगा चुके थे वो अब रिवर्स हो जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 3 बताता हूं। दोनों ही चीजें यहाँ कवर हो जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 3 में, कैपिटल गेन भी और बैलेंसिंग चार्ज भी एग्जाम्पल नंबर 3 में। एग्जाम्पल नंबर 3 कॉस्ट है 10,000, WDV है 6,000, सेलिंग प्राइस है 11,000। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा बैलेंसिंग चार्ज कितना होगा अप टू द कॉस्ट, है ना। तो 10,000 माइनस 6,000 जो मैंने ये लिखा हुआ है कॉस्ट माइनस WDV, 4,000 बैलेंसिंग चार्ज है और कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 50A जो मैंने बताया कैपिटल गेन होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, दैट इज 11,000 माइनस 10,000 1,000। टोटल प्रॉफिट 4 + 1 5,000 का प्रॉफिट है ना सेलिंग प्राइस, और अगर हम WDV को कंपेयर करें तो ये हमारा सिस्टम है पूरा। ये है टॉपिक कि कैसे हम स्ट्रेट लाइन मेथड से प्रॉफिट निकालते हैं। तो ये हम अलग अलग सिचुएशन और समझ लेते हैं एक बार फिर से। सिचुएशन नंबर 1, सेलिंग प्राइस हमारा WDV से कम है, तो ऐसी सिचुएशन में लॉस होगा जिसे हम टर्मिनल डेप्रिसिएशन का नाम देंगे। जैसे एग्जांपल नंबर 11 है, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है और इनके पास प्रॉफिट है 5 लाख का बिफोर डेप्रिसिएशन। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने प्लांटर मशीनरी को बेचा है 4 लाख वाली WDV वाली प्लांटर मशीनरी को 3 लाख में बेचा है, तो यहाँ 1 लाख का लॉस हो गया जिसे हम टर्मिनल डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो हमें बिजनेस का प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन हमें दिया हुआ है 5 लाख, इसमें से लेस कर देंगे टर्मिनल डेप्रिसिएशन जो हो जाएगा 3 लाख रुपीस की हमारी सेलिंग प्राइस है, WDV 4 लाख है, 1 लाख का जो लॉस हो गया इसे हम टर्मिनल डेप्रिसिएशन बोलते हैं और ये बिजनेस का एक्सपेंस माना जाता है। तो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस ऑफ प्रोफेशन हमारा 4 लाख रुपीस आ जाएगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 से हमें पता चला कि बिजनेस की इनकम हम कैसे निकालेंगे। सिचुएशन नंबर 2, सेलिंग प्राइस हमारा कॉस्ट और WDV के बीच में है, तो बैलेंसिंग चार्ज बोलते हैं उसको। जैसे अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा उसी में अगर हम माने कि सेलिंग प्राइस है 450 और कॉस्ट प्राइस है 525, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है कॉस्ट से कम ही आ रहा है, लेकिन जो WDV है 4 लाख उससे ज्यादा आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, हमें पता है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 5 लाख है, और ऐड हो जाएगा बैलेंसिंग चार्ज। बैलेंसिंग चार्ज बिजनेस की इनकम माना जाता है, तो बिजनेस की इनकम के तौर पर बैलेंसिंग चार्ज ऐड हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस 450 है, WDV 4 लाख है, क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट से कम है तो सारा का सारा प्रॉफिट बैलेंसिंग चार्ज कहलाएगा। जब भी हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट से कम होगा कैपिटल गेन होगा ही नहीं, तो सारा बैलेंसिंग चार्ज हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस हमारा है 4,50,000 और कॉस्ट WDV है 4 लाख, 50,000 का बैलेंसिंग चार्ज बिजनेस की इनकम, तो 5,50,000 बिजनेस की इनकम आ जाएगा, टोटल बिजनेस इनकम।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सिचुएशन नंबर 3, सेलिंग प्राइस हमारा कॉस्ट से ज़्यादा है। तो जब हमारा कॉस्ट से ज़्यादा है, जैसे सेलिंग प्राइस यहाँ 6 लाख लिखा है, यहाँ पर हमें लिखा था प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 5 लाख, ये दिया हुआ था। हमें बता रखा था, ये वही है एग्जाम्पल जो पहले चल रहा, तो इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ। WDV 4 लाख है, जो कॉस्ट है 5,25,000 है। तो यहाँ पर हमें WDV 4 लाख दिया हुआ है, कॉस्ट 5,25,000 है, सेलिंग प्राइस 6 लाख। क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट से ज्यादा हो गया तो कैपिटल गेन भी आ गया। हम ऐड करेंगे बैलेंसिंग चार्ज अप टू द कॉस्ट। बैलेंसिंग चार्ज कॉस्ट से ज्यादा नहीं हो पाएगा, तो WDV 4 लाख है और 525 की कॉस्ट है, तो इसका मतलब 125 हम डेप्रिसिएशन जो पूरा लगा चुके हैं रिवर्स हो जाएगा। तो बिजनेस इनकम हमारी आ जाएगी 6,25,000 और साथ ही साथ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा अंडर सेक्शन 50A, जो होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। तो ये 6 लाख माइनस 5,25,000 75,000 कैपिटल गेन के चैप्टर में आ जाएगा और टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगी 7 लाख। तो कैपिटल गेन तभी होगा जब हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट से ज्यादा होगा। ये मैंने आपको पहले भी एग्जांपल के थ्रू बताया, ठीक है, अब भी बता दिया, अपनी तरफ से भी मैंने एग्जांपल लेकर वैल्यू बता दी, ये भी बता दिया। तो अब तक मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ABC लिमिटेड है, पावर जनरेटिंग यूनिट है इनकी, और कंपनी ने एक प्लांट खरीदा है, 3 साल पहले खरीदा था 1 जुलाई को, 3 साल पुरानी बात हो गई, 20 लाख रुपए का था, उसके ऊपर कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिला था, और इन्होंने 1 नवंबर को उसको यूज करने के लिए स्टार्ट किया, और डेप्रिसिएशन का रेट उस पर 7.8% था। इस प्लान को 1 अक्टूबर को हमारे रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में बेचा गया 7 लाख रुपए में। तो हम पहली कंडीशन देखते हैं, अगर इसका सेलिंग प्राइस 7 लाख है तो क्या होगा। तो हमें सबसे पहले तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालना होगा कि इसका डेप्रिसिएशन कितना रहेगा। इसको 3 साल पहले खरीदा गया और 3 साल पहले इसको 1 नवंबर से इस्तेमाल में लिया गया, तो 180 डेज से कम होने की वजह से पहले साल में आधा डेप्रिसिएशन लगा होगा। तो हमारे को 3 साल का डेप्रिसिएशन लग चुका है। 3 साल पहले इसको जो डेप्रिसिएशन मिला होगा वो हमारी जो कॉस्ट है 20 लाख की कॉस्ट है, इस पे 7.8% हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन मिला होगा। फिर 2 साल पहले इसको पूरा डेप्रिसिएशन मिला होगा, और फिर 1 साल पहले इसको पूरा डेप्रिसिएशन मिला होगा। तो कितना आ गया डेप्रिसिएशन का अमाउंट, 78,000, 1,56,000, 1,56,000। तो इसकी आज की डेट में ओपनिंग WDV कितनी आ गई, हमारे रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के स्टार्टिंग में इसकी WDV कितनी आ गई बताइए। सेवन लाख में से माइनस करिए, जो इसकी WDV आ रही है 20 लाख में से माइनस करिए, सेलिंग प्राइस में से नहीं। ये हमारा कॉस्ट, मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, सेलिंग प्राइस 7 लाख है, इसकी जो कॉस्ट थी वो 20 लाख थी, 20 लाख में से ये सब लेस कर दीजिए तो WDV आ जाएगी 16 लाख,
16,10,000 इसकी WDV हो गई। और फर्स्ट केस में सेलिंग प्राइस WDV से कम है, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन। तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, कितना हो जाएगा टर्मिनल डेप्रिसिएशन? 9,10,000। तो 9,10,000 हमारा टर्मिनल डेप्रिसिएशन हो गया। ये हमारा केस नंबर 1 हो गया। अब केस नंबर 2 में हमसे बोला गया है कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो 19 लाख है। सेलिंग प्राइस कॉस्ट से कम है क्योंकि कॉस्ट 20 लाख है, तो अप टू कॉस्ट हमारा बैलेंसिंग चार्ज होता है अगर WDV से ज्यादा हो। WDV है 16,10,000, सेलिंग प्राइस WDV से ज्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में बैलेंसिंग चार्ज आ जाएगा कितना? 2,90,000, और ये बैलेंसिंग चार्ज बिजनेस की इनकम माना जाएगा। थर्ड सिचुएशन देखते हैं कि थर्ड सिचुएशन में क्या होगा। थर्ड में हमारा सेलिंग प्राइस 23 लाख है, जो कॉस्ट से भी ज्यादा है, कॉस्ट है 20 लाख। इसका मतलब 3 लाख का तो कैपिटल गेन हो गया, और जो हमारा WDV और कॉस्ट का डिफरेंस है 16,10,000 और 20 लाख का जो डिफरेंस है 3,90,000, ये बैलेंसिंग चार्ज हो जाएगा और बिजनेस की इनकम माना जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। तो ये होता क्या है बच्चों, इसे समझ लेते हैं हम लोग। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है बच्चों? डेप्रिसिएशन हम उतना ही लिख सकते हैं जितना प्रॉफिट है। प्रॉफिट से ज्यादा अगर डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन की वजह से कभी भी लॉस नहीं होगा, उससे सेट ऑफ किया जाएगा। डेप्रिसिएशन जो कम अगर पूरा सेट ऑफ नहीं हो पाया तो और जगह अलग अलग चीजों से सेट ऑफ होगा, और फिर आगे जाकर अगले साल भी उसे कैरी फॉरवर्ड करा जा सकता है। तो ये सब क्या है इसे समझते हैं। If current year's depreciation could not be set off from business profit, then it shall be set off. मैं साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। सपोज प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 5 लाख है और डेप्रिसिएशन 7 लाख है। तो बच्चों कभी भी आप लॉस नहीं लिखेंगे डेप्रिसिएशन की वजह से PGBP में, तो आप क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन 5 लाख ही लिखेंगे। लेकिन अब जो डेप्रिसिएशन 2 लाख का रह गया, इसका क्या होगा? ये जो 2 लाख का डेप्रिसिएशन रह गया है इसका क्या होगा? तो इसके लिए लिखा है फर्स्ट अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ एनी अदर बिजनेस और प्रोफेशन बीइंग कैरिड ऑन ड्यूरिंग द ईयर। अगर हमारा कोई और बिजनेस या प्रोफेशन है उसका अगर प्रॉफिट है तो उससे सेट ऑफ कर लो। तो ये क्या मतलब हुआ? सपोज ये बिजनेस ए है, हमारे एक बिजनेस बी भी है और उसका प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 10 लाख है, तो ये 2 लाख उससे सेट ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर प्रॉफिट 10 लाख की बजाय 20,000 है या लॉस है, तो जितना सेट ऑफ हो जाएगा 20,000 यहाँ हो जाएगा, बाकी इसमें से अभी 1,80,000 1,80,000 रह गया। इसका क्या होगा? द बैलेंस इफ एनी, अगर कोई बैलेंस बचा है अगेंस्ट इनकम अंडर एनी अदर हेड, तो किसी और हेड की इनकम से सेट ऑफ कर लेंगे, एक्सेप्ट फ्रॉम कैजुअल इनकम एंड इनकम फ्रॉम द सैलरी। अब सैलरी की इनकम है तो इसे सेट ऑफ नहीं कर सकते, और अगर कोई कैजुअल इनकम है तो सेट ऑफ नहीं। कैजुअल इनकम होता है जैसे कोई लॉटरी की इनकम हो गई, कैजुअल इनकम है, तो इनसे सेट ऑफ नहीं कर सकते। अगेन अदरवाइज आप कर सकते हो, तो किससे कर सकते हो? जैसे आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 40,000, तो उससे सेट ऑफ कर सकते हो। आप कैपिटल गेन है उससे सेट ऑफ कर सकते हो।
अगर इससे भी ना हो पाए तो द unabsorbed depreciation can be carried forward for unlimited period for setting off against the profit of any business carried on by him in future years. बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। क्या लिखा है, ध्यान से समझे। लिखा है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन मतलब जो सबसे पहले करंट ईयर के सेम बिजनेस से, जिस बिजनेस से रिलेट करता है डेप्रिसिएशन, उससे सेट ऑफ करेंगे। अगर वो सेट ऑफ नहीं हो पाया पूरा तो दूसरे बिजनेस से करेंगे। अगर उससे भी नहीं हो पाया तो अदर हेड और अदर इनकम हेड से कर देंगे, लेकिन सैलरी और कैजुअल इनकम से नहीं करेंगे। अगर फिर भी पूरा नहीं हो पाया तो इसे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे और इसे बोलेंगे अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। ये अनलिमिटेड टाइम के लिए फ्यूचर में जाता रहेगा और आगे जितने भी फ्यूचर में जितनी भी पीजीपीपी की इनकम है उससे सेट ऑफ हो सकता है, बस उससे। आने वाले सालों में आप इसे हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ नहीं कर सकते, कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं कर सकते। इस साल कर सकते हो, आने वाले सालों में नहीं कर सकते। करंट ईयर में हो सकता है, फ्यूचर ईयर में नहीं हो सकता। assessee may or may not carry on the business or profession to avail such benefit. हो सकता है कि ये सेम बिजनेस जिसका ये डेप्रिसिएशन है कंटिन्यू ना हो तो भी आप कर सकते हो। If there is a loss under the PGBP, then such loss shall be first adjusted against an income of some other head except income from salary and other income. Suppose आपको लॉस हो गया, डेप्रिसिएशन की बात नहीं हो रही, यहाँ लॉस की बात हो रही है। तो लॉस हो गया तो लॉस को भी दूसरे बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर लो, नहीं हो पा रहा तो अदर हेड से सेट ऑफ कर लो, लेकिन सैलरी से और कैजुअल इनकम से नहीं होगा। And if not possible, then it shall be allowed to carry forward to be set off in the succeeding year against only business income. ये भी अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन की जगह तरह ट्रांसफर हो जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। लेकिन यहाँ पर टाइम पीरियड है 8 साल का। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का कोई टाइम लिमिट नहीं है, उसे आप 100 साल तक कैरी फॉरवर्ड करते रहो। लेकिन अगर आपको लॉस हुआ बिजनेस में तो लॉस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू 8 फ्यूचर ईयर्स, 8 साल तक आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इन केस ऑफ कैरी फॉरवर्ड और लॉस द सेट ऑफ द सक्सीडिंग ईयर शैल बी डन इन द फॉलोइंग मैनर। तो अगर आपने कैरी फॉरवर्ड किया लॉस, है ना, तो आप क्या करोगे, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे करंट ईयर प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, इसमें से आप लेस करोगे करंट ईयर डेप्रिसिएशन, क्योंकि सबसे पहले हक उसका बनता है, सेट ऑफ करंट ईयर डेप्रिसिएशन। अब हमारे पास दो चीजें अगर कैरी फॉरवर्ड होकर आई है, एक अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और एक अनएब्जॉर्ब्ड लॉस, दो चीजें कैरी फॉरवर्ड होकर आ रही। तो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का टाइम लिमिट कैरी फॉरवर्ड करने का अनलिमिटेड है, लेकिन लॉस का कैरी फॉरवर्ड करने का 8 साल है। तो जिसका पहले एक्सपायरी डेट है पहले उसे तो यूज करोगे। सपोज आपको दवाई लेनी है, सिर दर्द हो रही है, तो दो पत्ते स्ट्रिप्स मिली है आपको दवाई की, 2 स्ट्रिप्स मिली हैं, इस पे एक्सपायरी डेट 1 ईयर के बाद की है, इस पे 2 ईयर के बाद की है, तो कौन सी लोगे, जिसमें 1 ईयर के बाद की है, क्योंकि पहले ही खराब हो जाएगी। ऐसे ही आपका जो प्रॉफिट है वो 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, 8 साल तक लॉस होता रहा तो वो बेकार हो जाएगा। लेकिन अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप उसे जब चाहे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इसलिए पहले किसे सेट ऑफ करेंगे, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस, और इसके बाद भी अगर प्रॉफिट जिंदा बचेगा तो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। तो इस तरीके से हम इसे ट्रांसफर करेंगे और सेट ऑफ करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ के लिए क्या सीखा, अगर करंट ईयर डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज एज फॉलोज, सबसे पहले उसी बिजनेस प्रॉफिट से, अगर नहीं हो पाया तो अदर बिजनेस से, नहीं हो पाया तो हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन अदर सोर्सेज से, एक्सेप्ट कैजुअल इनकम और इनकम फ्रॉम सैलरी, और अगर फिर भी नहीं हुआ तो इसे बोलेंगे अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और इसे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, सीक्वेंस क्या है,
करंट ईयर डेप्रिसिएशन, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल करेंगे। बच्चों करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 और इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पीके फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। बिजनेस इनकम बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन से पहले का हमारा इनकम है, डेप्रिसिएशन है, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज और सैलरी। तो कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा हेड लिखते हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी, वो है 3 लाख। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अभी मैं अमाउंट नहीं लिखता हूं और एक लाइन छोड़ देता हूं। रीजन बीइंग, अगर हमारा डेप्रिसिएशन ज्यादा है तो सेट ऑफ करने की जरूरत पड़ी तो कर लेंगे। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, और ये है बिजनेस इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन 72,000। इसमें से लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन है हमारा 94, तो 72 से ज़्यादा तो लेस नहीं हो सकते। रेस्ट्रिक्टेड अप टू प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन तक हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया इसको। बैलेंस डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीस कैसे आएगा? 94,000 का डेप्रिसिएशन था, 72,000 का सेट ऑफ हो गया, तो 22,000 आ जाएगा। 22। तो इस 22,000 का क्या करेंगे? हमने सीखा था इसे दूसरे बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ कर लेंगे। क्वेश्चन में कोई और बिजनेस की इनकम है नहीं, तो हम और हेड से सेट ऑफ कर लेंगे, लेकिन हम लोग सैलरी से सेट ऑफ नहीं कर सकते, इससे अलाउ नहीं है, और कैजुअल इनकम से अलाउ नहीं है। अब कैजुअल इनकम क्वेश्चन में नहीं दी, तो सैलरी के अलावा किसी से भी सेट ऑफ कर सकते हो, तो ये किसी से भी कर सकते हो। और आपके पास हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 60,000 है, तो हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ कर लेते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन 22,000। ठीक है, तो 60 में से 22,000 लेस कर देते हैं, 38,000 आ जाएगा। तो हमने बिजनेस इनकम लिख दिया, हम लोगों ने डेप्रिसिएशन पूरा लिख दिया, हम लोगों ने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिख दिया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस 6,000 है, टोटल कर लेते, तो 3,38,000 प्लस 6, 3,44,000। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, किस तरीके से ये सेट ऑफ होगा डेप्रिसिएशन को। एग्जाम्पल नंबर 16 इसी टाइप का है, आप कर लीजिए, कोई टेंशन होगा तो मैं बता दूंगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे सेक्शन 35, कैसे हम साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड एक्सपेंसेस का क्या करेंगे। पीके फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, उसकी बिजनेस इनकम है बिफोर डेप्रिसिएशन, अभी करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लेस नहीं हुआ है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ज़्यादा है, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, और इनकम फ्रॉम सैलरी। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी, हेडिंग वगैरह तो डालेंगे, वो सब आप डाल लेना, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो इनकम फ्रॉम सैलरी वो है 3 लाख। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि आप बिजनेस के लॉस को सैलरी की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, तो इससे तो कोई छेड़खानी होगी नहीं आपकी। अब आपकी है एक इनकम
फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और वो है 60,000, और एक है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 72,000। इसमें से हम डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन क्योंकि इससे ज़्यादा है तो डेप्रिसिएशन टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट ही हम लेस कर सकते हैं। कभी भी डेप्रिसिएशन की वजह से ईजीपीपी में लॉस नहीं आता है। तो हमारा जो डेप्रिसिएशन रह गया, रिमेनिंग डेप्रिसिएशन, वो कितना रह गया, 1,48,000 था, जिसमें से 72,000 का तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से सेट ऑफ हो गया। तो हमारा 76,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन बच गया। इस 76,000 में से हम हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है वो सैलरी के अलावा हर चीज से सेट ऑफ हो जाएगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस से नहीं। और इससे तो हम यहाँ पर 60,000 रुपीज हाउस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर लेते हैं, करंट ईयर डेप्रिसिएशन। तो ये भी नील हो गया। अब हमारे पास बचा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और ये हमारा बचा है 16,000 रुपए का। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस जो है वो है 6,000, और हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से सेट ऑफ कर लेते हैं 6,000 को, करंट ईयर डेप्रिसिएशन 6,000, तो ये भी नील हो गया। अब हमारा जो बचा है रिमेनिंग, वो अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन हो जाएगा। जो बचा हुआ डेप्रिसिएशन है 10,000, और वो नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और टोटल इस साल की इनकम 3 लाख हो जाएगी।